नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी रैली के लिए हल्द्वानी पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने कुमाऊं की 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत हम अपने जोर दिया है। उत्तराखंड में बढ़ रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, उत्तराखंड में बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष आज पूरी तरह से नेतृत्व विहीन हो चुका है। जो व्यक्ति हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करता हो, उससे सनातन धर्म के बारे में क्या पता होगा। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। वह सबे नान तिना के म्योर प्यार व आशीष। जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, इन तीर्थस्थलों की शिवस्थली को मेरा शत शत प्रणाम। देश की आजादी में भी कुमाऊं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहां पंडित बद्रीदत्त पांडे जी, उनके नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। साथियों, आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है, जो गहरा नाता रहा है, उसकी पुराना बहुत स्वाभाविक है। और इतनी आत्मीयता से आपने जो आज उत्तराखंड की टोपी पहनाई है, मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता। उत्तराखंड के गर्व के साथ मेरी भावनाएं जुड़ जाती हैं। आज यहां 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी आज देना चाहता हूं। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा।
हमारे देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने मां भारती के मुकुट की शोभा बढ़ाने और समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य किया है। उनमें से कई ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है। लेकिन जब जब हम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखते हैं तो हमें उन महान विभूतियों का अंश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी में दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वामी विवेकानंद जी की तरह भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में फहराने का काम कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तरह राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह दलितों एवं वंचितों और शोषितों की चिंता कर रहे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने का भी काम कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं जिस यात्रा का गंतव्य भारत को आना है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कृष्ण ने कहा है, यदि यदा चरिता श्रेष्ठ तत्देवोत्तरो जनः कुरुते लोकः इस्तदनु वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, आचरण करते हैं तथा श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करते हैं उसी को आदर्श मानकर अन्य लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। इसी नीति स्रोत की भांति आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। बल्कि 125 करोड़ भारतीयों में एक आशा और विश्वास का बीज रोप। इस पार्टी के युवराज इस तरह की अनगल बातें क्यों और कैसे करते हैं, इसका भी एक कारण है जिस बात को हम अपनी। प्रधानमंत्री ने आज हल्द्वानी से उत्तराखंड को करोड़ों की सौगात दी। इस पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने खुशी जाहिर करते हुए एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। सिंपल एक अफवाहें हैं सर। एएनबी के मंच में आप कहना चाहेंगे कि मतलब आपकी तरह की कोई यहाँ पर चीज़ें नहीं है, मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूँ? नहीं, आपने देखा नहीं मैंने मंच से क्या बात कही कि ये बात कही कि 2017 में हमने एक बात कही थी, जैसे मैं कोटद्वार से चुनाव लड़ा तो मैंने कहा कोटद्वार से अगर भाजपा विधायक होगा, देहरादून में भाजपा की सरकार होगी तो दिल्ली में 2019 तक भाजपा की सरकार रहने वाली है। तो विकास की गंगा दिल्ली से देहरादून आएगी, देहरादून से कोटद्वार आएगी। वही बात आज मैंने की कि वो विकास की गंगा, क्योंकि 24 तक तो भाजपा की सरकार दिल्ली में रहने वाली है, तो विकास की जो गंगा है दिल्ली से देहरादून आएगी, देहरादून से हल्द्वानी आएगी, काला ढूंगी आएगी, नैनीताल आएगी, ऊपर पहाड़ों तक जाएगी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह ऑल वेदर रोड, देखिए मैं लगभग 60 साल का होने जा रहा हूँ। पहले कितनी दिक्कतें होती थी। जब हम पहली बार विदेश गए थे तो हमने सोचा कि भाई कभी हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी सड़कें बनेंगी। जब हम दिल्ली में अच्छी सड़कें बन गई, हम सोचते थे कि कभी उत्तराखंड में भी ऐसी सड़कें बनेंगी। आज काम हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में और निश्चित रूप से इसका फायदा उत्तराखंड को हो रहा है। सर, कांग्रेस लगातार आपके आने का इंतजार कर रही है और बयानबाजी भी की जा रही है, क्या कहेंगे? जाएंगे? अब देखिए, अब वो मेरे भाई हैं, देखिए मेरे सबसे बहुत अच्छे मित्र हैं। 20 साल में उनके साथ रहा हूँ, विपक्ष का नेता रहा हूँ, सदन से लेकर सड़क तक मैंने उनके साथ संघर्ष किया है। देखिए, मैं व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक संबंधों में बिल्कुल अलग लेकर चलता हूं, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है। वो चाहते हैं मेरे मित्र, मैं प्रीतम सिंह जी, सभी हमारे साथियों ने मुझसे कई बार निवेदन किया कि भाई आप आ जाओ, लेकिन वो एक अलग विषय है। लेकिन राजनीति अपनी जगह है। तो आप बीजेपी के साथ ही खड़े हैं, कुल मिला के कहने का मतलब ये है? नहीं, बिल्कुल आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मैं मंच पे था, देहरादून में था, तो बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के साथ खड़े रहें और भाजपा के साथ हैं। सर जी, एक तौर पर हरक सिंह रावत का साफ कहना है कि सारी अटकनों पे वो विराम लगाते हुए साफ उनकी तरफ से कहा गया कि वो भाजपा के साथ है और पूरी तरीके से भाजपा को यहाँ पर चुनाव में जिताने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। उत्तराखंड के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत अपनी पार्टी से लंबे समय से नाराज चल रहे थे। उनका कहना था कि हाईकमान उनके द्वारा प्रस्तावित कोटद्वार की जनता के लिए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति नहीं दे रहा है, लेकिन अब उनकी नाराजगी दूर करते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके बाद डॉक्टर हरक सिंह रावत
कोटद्वार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही हरक सिंह रावत ने करोड़ों की सड़कों का भी लोकार्पण किया। इसी तरह आज कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ का जियो जारी होकर आज मुझे खुशी है कि हम केवल शिलान्यास नहीं हुआ हमने किया है, इवन कि हमने प्राचार्य का पद भी सृजित किया है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का पद भी हमने सृजित कर दिया है और बहुत जल्दी प्रिंसिपल की तैनाती भी आचार संहिता से पहले प्रिंसिपल की तैनाती हो जाएगी, मौके पे काम शुरू हो जाएगा, जिससे कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोटद्वार के लिए हमारी सरकार की है। जो हमने वायदे कोटद्वार के लोगों से किए थे, लगभग सभी वायदों को हमने पूरा किया है। केवल एक मांग जो अभी और होनी है वो केंद्रीय विद्यालय की है। उसके लिए भी मैं लगातार धर्मेंद्र प्रधान जी से, माननीय मुखर्जी ने भी बात की है, मैंने भी बात की है और बहुत जल्दी उस केंद्रीय विद्यालय का भी हम शुभारंभ करेंगे, क्योंकि उसका उद्घाटन होना है। तो मैं सोचता हूँ कि जिले निर्माण की मांग को छोड़कर हमने कोटद्वार के लोगों से जो 2017 में वायदे किए थे, लगभग उन वायदों को सबको हमने पूरा करने का। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा के सियालदे तहसील मुख्यालय के लोगों की वर्षों पुरानी आधार कार्ड बनाने और संशोधन की मांग पूरी हो गई है। विधायक महेश जीना ने तहसील में इसके लिए लगी मशीन का शुभारंभ किया। विधायक ने इस मौके पर लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए। आज हमारे सालदे मंडल में हमारे आधार कार्ड सेंटर का शुभारंभ किया। पिछले 8-10 दिन पहले हमने हमारे मोलेखाल तहसील में इसका शुभारंभ किया था, क्योंकि पहले हमारे क्षेत्र में कोई आधार कार्ड का वो नहीं था। हमें या तो भिक्यासैन जाना पड़ता था पोस्ट ऑफिस में, या रामनगर वगैरह छोटी से छोटी करेक्शन के लिए भी हमें यहाँ जाना पड़ता। नए कार्डों का तो मतलब आधार कार्ड बन ही नहीं पा रहे थे। अभी हमारे सरकार के द्वारा 2 आधार कार्ड सेंटर मेरे सल्ट विधानसभा में खोले गए, जिसमें से एक का उद्घाटन मैंने 10 दिन पहले कर दिया था और दूसरे का आज कर दिया है। और अब हमारे आधार कार्ड हमारे ही सल्ट विधानसभा में बनेंगे। लोगों को इसकी लिए झबरेड़ा के मौजूदा विधायक देशराज कंडवाल ने विकास कार्यों की गति तेज कर दी है। इसी क्रम में विधायक ने 4 करोड़ 24 लाख से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। विधायक कंडवाल का कहना है कि आज तक पूरे देश भर में इतना काम किसी भी विधायक ने नहीं किया है। विधायक कंडवाल ने अपनी विधानसभा की जनता से अपील की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को विजय बनाने में सहयोग दें। 2 किलोमीटर की सड़क, जिसको गांव की प्रधान, गांव के बीडीसी मेंबर यहां पर उपस्थित है, तो इनकी उपस्थिति में, ग्रामवासियों की उपस्थिति में और इस गांव के देवतुल्य हमारे महाराज, जिनके करकमलों से आज ये शुरुआत हुई है इस काम की, ये 34,26,000 रुपये की सड़क है। इसी प्रकार मुंडिया की उद्दलेडी तक 80,39,000 की सड़क है। दूसरा मुंडिया की में 31,50,000 की सड़क है। झबरेडी कला में 82 लाख की सड़क है और 44 लाख की सड़क है। और झबरेडी कला में ही 1 करोड़ 92 लाख की सड़क है। इसी प्रकार लाठरदेवा से लाठरदेवा हून तक 5 किलोमीटर की सड़क जो है 1 करोड़ 16 लाख की है। इस प्रकार कुल मिलाकर के आज जो मैं उद्घाटन कर रहा हूँ 4 करोड़ 24 लाख समथिंग की ये सड़कों का मैं आज लोकार्पण कर रहा हूँ। हमने इनको समर्थन बहुमूल्य से दे रखा है और आगे देते रहेंगे और मैं इसका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये मेरी बंजर सड़क बहुत ख़राब हो रखी थी कई सालों से, पूरे गाँव वाले से परेशान से, और इन्होंने आज इन पर नज़र डाल ली, आज का उद्घाटन किया। मैंने इनसे बहुत धन्यवाद। मंगलौर के मोहम्मदपुर जट गांव में बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रहे। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि केंद्र और राज्यों ने ओबीसी समाज को मजबूत किया है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज को सत्ता में भागीदारी दी है। बीजेपी ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। पिछड़ों को उनके सम्मान बीजेपी सरकार में ही मिले हैं। पिछड़ा वर्ग का था
और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद हम करते हैं कि जो लोग बरसों से पिछड़े थे, ऐसे लोगों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ सोचा। अगला पिछड़ा लंगड़ा पीछे पंक्ति में खड़ा, वो भी आगे आकर खड़ा हो, विकास से जुड़े पढ़े लिखे। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पिछड़ा आयोग बनाया और पिछड़ा आयोग के तहत सबका सर्वांगीण विकास हो। और मैं कहता हूँ कि इसके लिए यहाँ पे उन लोगों ने धन्यवाद भी किया और बधाई भी दिया है। और ये वर्ग आने वाले समय में निश्चित है भारतीय जनता पार्टी का एक। सितारगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस जाओ के नारे लगाते हुए नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट योगेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने, नौजवानों को स्थानीय रोजगार में 65% का रोजगार देने और सरकारी नियुक्तियों की भर्ती पूर्ण करने, गरीबों को घर देने और डीजल पेट्रोल के रेट कम करने सहित सैकड़ों वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी पूरे जिले में आज नरेंद्र मोदी जी के उस बात को याद दिलाते हुए जो इन्होंने 2017 के आम चुनाव के पहले इन्होंने प्रदेश की जनता से एक करार किया था संकल्प पत्र के माध्यम से कि ये पूरे हवाई साबित हुए। आज फिर पुनः यह प्रदेश की जनता को लुभाने और बहकाने और गुमराह करने के सिवा और कुछ नहीं है। ये केवल इनके चुनाव आ गए, इनके घोषणाएं चल रही हैं। और इन्होंने वादा किया था 2017 के आम चुनाव के पहले कि हम उत्तराखंड में भय मुक्त सरकार देंगे। उस भय मुक्त सरकार क्या ये उदाहरण है कि पिछले 2 सालों में केवल एक जिले उधमसिंह नगर जिले में 281 मर्डर हुए। कौन सी भय मुक्त सरकार इन्होंने देने का काम किया? हाँ, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुख्यमंत्री देने का काम किया। पिछले संकल्प पे किया था इस प्रदेश की जनता से कि हम यहाँ पर महंगाई पर रोकथाम लगाएंगे, स्थानीय नौजवानों को जो जितने बेरोजगार हैं उनको हम 65% स्थानीय रोजगारों में रोजगार देने का काम करेंगे। 2022 तक हर बेघर को घर देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने हरिद्वार स्थित सपा कार्यालय पर भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दुष्प्रचार कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंडियत की बात करते हैं, लेकिन अपने ही लोगों के साथ वो क्या कह रहे हैं उन्हें खुद नहीं मालूम। कि दूसरे देश चले जाओ और अभी यहाँ पर हरिद्वार में हमें एक धर्म संसद हुई। धर्म संसद और एक पार्लियामेंट संसद, 2 संसद हैं। एक धर्म संसद केवल अगर अपने धर्म के विस्तार की बात करता है, समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती है। लेकिन अगर एक बहुसंख्यक समाज के युवाओं को एक आतंकवाद में ढकेलने का काम करेगी, उनको हथियार लेने का सिखाएगी, उनको कलम उनके हाथ से हटाएगी, उनके हाथ से शिक्षा हटाएगी, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। क्योंकि ये धर्म संसद नहीं है, ये अधर्म संसद है। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि धर्म संसद केवल धर्म का काम करें, चाहे हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे ईसाईयत के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, अपने धर्म का प्रचार करें। लेकिन अगर समाज में द्वेष कोई भी फैलाएगा, समाजवादी पार्टी उससे डट करके मुकाबला करेगी। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ हमने एक हीलिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हीलिंग का मतलब है H फॉर हेल्थ, E फॉर एजुकेशन, A फॉर एग्रीकल्चर, L फॉर लेजर, दैट इज द हमारा पर्यटन। और इसके साथ ही साथ जो हमारा एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारा जो गवर्नेंस होगा, I इंडस्ट्रीज के लिए है और N नेचर के लिए है और G जो है गवर्नेंस। हमारी गवर्नेंस बिल्कुल अलग तरीके से होगी। हमारी गवर्नेंस का मतलब ये हुआ भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, जिस तरीके से 12 से 17 तक
भाजपा सरकार के नेता सुबोध उनियाल की भड़काऊ बयानबाजी के बाद सभी विपक्षी दल उनकी इस बयानबाजी का विरोध करने लगे हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर में आम आदमी पार्टी ने सुबोध उनियाल की बयानबाजी का विरोध किया और सुबोध उनियाल और साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता यूनुस चौधरी ने बताया कि भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड की जनता के लिए अपशब्द कहा है और ये उत्तराखंड की जनता का अपमान है, इसलिए आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में इसका विरोध करती है और उत्तराखंड की जनता को अपमानित करना आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी ने हमारे उत्तराखंड की जनता को का लफ्ज इस्तेमाल किया, शब्द इस्तेमाल किया, उस पर हमारे प्रदेश की जनता को यह अपमानित किया गया। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेम सरकार चल रही है उत्तराखंड में, जो अपने नशे में चूर है, और हमारे केजरीवाल जी अगर उत्तराखंड की जनता को बहुत सारी सुविधाएं देने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा, कांग्रेस के साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने आज विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, साथ ही पार्टी ने संकल्प पत्र भी जारी किया। पीपीआई-डी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि उत्तराखंड की कुल 70 विधानसभाओं में से पार्टी अब तक कुल 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पहली सूची में 13 तो वहीं आज दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। आज हम लोगों ने जो उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए दूसरी लिस्ट आज हमने जारी करी है। पहले हमने 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, आज 9 का कुल मिला के 22 उम्मीदवार अब हमारे अभी हो गए। तीसरी लिस्ट हमारी तैयार हो गई है। लगभग तो पूर्ण 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लगभग 50 सीटों का हम लोग टारगेट रख रहे हैं। 50-60 सीटों तक हम लड़ेंगे चुनाव। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हरिद्वार पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस द्वारा हरिद्वार में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इस साल के मौके पर भी सख्ती से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि दुकानों के बाहर सर्कल्स बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। हर की पौड़ी पर भी गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों से अपील की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नए साल के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध रहेगा। ओमिक्रॉन को देखते हुए अभी 2 दिन पहले मीटिंग भी ली गई थी कोतवाली में। सारे व्यापारी बंधु हमारे वहाँ पे उपस्थित थे, मीडिया के भी कर्मी वहाँ पे उपस्थित थे। सभी लोगों से अपील भी की गई कि अपने अपने दुकान के आगे गोले बनाना शुरू कर दें, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। और गंगा सभा से भी हम लोग एक अपील भी किए हैं और उनसे भी समन्वय स्थापित करने के लिए बोले हैं कि लोगों की भीड़ भाड़ में थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए और इसके साथ ही रात के कर्फ्यू पे सख्ती से अमल किया जाए। इसको लेके हम लोग सतर्क हैं। नए साल में जो गाइडलाइन आई है कि 100 से ज़्यादा लोग कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते। रात को 11 बजे के पहले ही आप सारी चीज़ें समाप्त कर लेंगे और कोई भी जो गैदरिंग है वो नहीं होगी और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। और उस दिन जो भी उसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ। नए साल के जश्न को लेकर अल्मोड़ा पुलिस सख्त नजर आ रही है। अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने बताया कि 30 और 31 जनपद में पुलिस की पूरी निगरानी रहेगी और भारत सरकार की कोविड गाइडलाइन के अनुसार 31 से नाइट कर्फ्यू प्रभावी रूप से लागू होगा। साथ ही जनपद में आने वाले सैलानियों के लिए कोई पाबंदी नहीं है, सभी पर्यटक आ सकते हैं। के सापेक्ष हमारी पुलिस का और प्रशासन का सभी का कंबाइंड ड्यूटीज लगेगा। तो इसमें एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहेंगे, किसी भी तरह का इनकमिंग टूरिस्ट पे किसी भी तरह का निर्बंध या कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जो उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्गत हुई गाइडलाइंस के अनुसार मास्क और सार्वजनिक दूरी जो सोशल डिस्टेंस है, ये दोनों का अनुपालन करना पड़ेगा। और हाल ही में जो गाइडलाइन आई है नाइट कर्फ्यू का, उसका तो हम कड़ाई से पालन करेंगे।
मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है। तो इसी के अनुसार 31 की रात को 11 बजे के बाद तो टोटल नाइट कर्फ्यू रहेगा। पर सैलानी जो है, जो सभी आ सकते हैं और अपने अपने होटल, रिजॉर्ट, जो भी जगह है वहाँ पे अंदर अपनी सेलिब्रेशंस या जो भी उनका व्यवस्था। भाजपुर में जिलाधिकारी के आदेश के बाद सरकारी और निजी विद्यालय छात्र छात्राओं के लिए बंद रहे, जबकि स्कूल में पहुंचे अध्यापकों द्वारा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण कार्य दिया जा रहा है। विद्यालय में पहुंचे छात्र छात्राओं को स्कूल प्रबंधन द्वारा वापस घर भेज दिया गया। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा 31 और 31 दिसंबर को विद्यालय में छात्र छात्राओं के आने पर रोक लगाई गई है, जबकि विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके चलते भाजपुर के सरकारी और निजी विद्यालयों में पहुंचे अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण कार्य किया गया। रात हमें सूचना मिली कि जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार 30 और 31 तारीख में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। तो उसके लिए हमने रात व्हाट्सएप पर सूचना मिलने के साथ ही सभी बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से ही सूचित कर दिया है कि 30 और 31 तारीख को विद्यालय में क्लासेस नहीं चलेंगी, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा। तो जिससे सभी बच्चे अपना घर पर हैं, सभी बच्चों को सूचनाएं मिल गई हैं, क्योंकि सभी क्लासेस में मैसेज हमने व्हाट्सएप ग्रुप हमने ऑलरेडी बनाई रखे थे सभी के, उसी ग्रुप के माध्यम से सभी बच्चों को सूचित कर दिया गया है। और जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े, अगर विद्यालय में आए थे विद्यालय के लिए, तो उनको भी ये सूचना दे दी गई है कि अब आपकी पढ़ाई जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से ही होगी और आगे जो शीतकालीन अवकाश हैं उसकी भी सूचना बच्चों को दे दी गई। सरोवरी नगरी नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्र स्ट्रोव्यू में हिमाचल दर्शन और साथ ही जीना पीक, टिफिन टॉप, आयरपाटा में बीती देर रात साल का पहला हिमपात हुआ। पर्यटकों को प्रकृति की नव वर्ष पर मिली इस अनुपम सौगात से देश विदेशों से नैनीताल घूमने आए पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। देर रात हुई बर्फबारी से जमीन और पेड़ों पर लगभग 1 इंच बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जिसमें सुबह होते ही सूर्य की किरणों ने अपनी छटा बिखेरी तो हर कोई प्रकृति से इस अद्भुत सौंदर्य में डूब गया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों से आए पर्यटकों को जब बर्फबारी की खबर मिली तो सभी पर्यटक हिमालय दर्शन समेत अन्य इलाकों में प्रकृति के इस रूप को देखने के लिए निकल पड़े। जहां पर्यटकों ने बर्फ में जमकर मस्ती की तो वहीं लोगों ने बर्फ से स्नोमैन बनाए, साथ ही खूब फोटोग्राफी भी की। रुचि सोनी। कहाँ से आए मैम? सर, ऑसम व्यू, वी आर वेरी हैप्पी, वेरी प्लेजेबल वेदर एंड दिस प्लेस इज हेवन, वेरी 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 हैप्पी। सब कुछ आपने बयान कर दिया, कितनी खुशी है आपको यहाँ के। आपने उम्मीद की थी कि नैनीताल आएंगे तो बर्फ मिलेगी? एग्जैक्टली, नैनीताल का उम्मीद था, प्लस हिमालय दर्शन पॉइंट हमेशा से सुना हुआ था एंड वी आर वेरी हैप्पी। सब कुछ हमें जैसा होपफुल था वैसा ही मिला है। नैनीताल, ऑल पीपल आर वेरी हैप्पी। नैनीताल पहली बार आई हैं आप? फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग। तो 31st प्लान यही है? 31st के लिए भी थी, अरे तो लेकिन अच्छा, it was heaven, literally। हम और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।